अगर आप किसी द्वीप पर फंस जाते तो क्या आप भी उस शख्स की तरह 4 साल तक डटे रहते और बाहर निकलने की उम्मीद बरकरार रख सकते हैं? उसने पानी का इंतजाम किया, लकड़ी रगड़कर आग जलाई, मछली पकड़ने के लिए फीते का इस्तेमाल किया और सूरज की परछाई से महीनों का हिसाब रखा। उसने एक बार सबसे ऊंची चोटी पर आत्महत्या करने की सोची थी, लेकिन लकड़ी की जगह पर टेस्ट किए गए रस्से ने डाली को तोड़ दिया। आखिरकार उसने एक नाव बनाई और संकट से बाहर निकलकर उम्मीद की तरफ बढ़ गया। डेविड एक काम का जुनून रखने वाला शख्स है जो हर पल की कीमत समझता है। इस दिन वह मॉस्को के एक कुरियर स्टेशन पर कर्मचारियों का हौसला बढ़ा रहा है। विमान में चढ़ने से पहले उसने खुद मेम्फिस से यहाँ के लिए एक कुरियर भेजा था, जो कि एक टाइमर था और उसे यहाँ पहुँचने में कुल 87 घंटे लगे। उसके लिए 97 घंटे एक शर्म की बात थी। इतने समय में ताजे फल सड़ सकते हैं और युद्ध खत्म होकर एक बड़ा देश तबाह हो सकता है। अब सिर्फ 3 घंटे और 2 मिनट बचे हैं और वह मांग करता है कि सभी लोग आज के कुरियर को हर हाल में हवाई अड्डे तक पहुंचाए। अगर ट्रक फंस जाता है तो वह बर्फीली सड़क पर खुद जाकर कुरियर को छांटने का काम संभालता है। डेविड अपनी मंगेतर को फोन पर मैसेज छोड़ता है क्योंकि वह जल्द ही घर लौटने वाला है। वह एक सफल व्यक्ति है जिसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। वह न केवल अपने काम में माहिर है बल्कि उसकी एक खूबसूरत मंगेतर केली भी है। वह क्रिसमस में अपनी मंगेतर के साथ शामिल होगा, शादी की तारीख पर बात करेगा और अपनी कामयाबी की कहानियां सुनाएगा। डेविड को हमेशा दांत में दर्द रहता है, लेकिन उसके पास डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं है। समय बहुत जरूरी है क्योंकि समय की कद्र करने वाला डेविड फिर से उड़ान भरने वाला है। उसकी मंगेतर ने डेविड के लिए पहले ही दांत के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, लेकिन अफसोस इस हफ्ते भी उसके पास जाने का समय नहीं है क्योंकि उसकी फ्लाइट्स पूरी तरह भरी हुई हैं। डेविड अपनी मंगेतर से वादा करता है कि वह नए साल की रात में जरूर वापस आएगा। उनका अकेले में क्रिसमस सिर्फ कार में ही गुजर सकता है। मंगेतर डेविड को एक तोहफा देती है जो एक खूबसूरत पॉकेट घड़ी है जिस पर डेविड द्वारा खींची गई उसकी मंगेतर की एक तस्वीर भी लगी है। और डेविड के तोहफे और भी ज्यादा हैं, जिसमें एक नोटबुक, एक पेजर और मॉस्को से लाई गई गुड़िया शामिल है। दरअसल एक और जरूरी तोहफा है। जब डेविड जाने की तैयारी करता है तो वह वापस मुड़ता है और केली को वह तोहफा देता है और उससे कहता है कि इसे नए साल की रात पर ही खोले। ये कास्ट अवे फिल्म की शुरुआत है। सफल व्यक्ति डेविड शायद केली को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, लेकिन विमान अपने रास्ते से भटक गया और डेविड को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि विमान में मौजूद कुरियर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। वह बाथरूम में ठंडे पानी से अपना चेहरा धोता है और जैसे ही वह अपने अंगूठे पर लगा बैंडेज फाड़ता है, अचानक विमान में जोरदार कंपन होता है। सहकर्मी ऑक्सीजन मास्क निकालता है और डेविड को सीट पर वापस बिठाता है। ऑक्सीजन मास्क पहनने और सीट बेल्ट कसने के बाद विमान को मजबूरन नीचे उतरना पड़ता है। डेविड सीट के नीचे से लाइफ जैकेट निकालता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। पायलट लगातार इमरजेंसी सिग्नल भेज रहा है, लेकिन विमान लगातार नीचे जा रहा है। मंगेतर द्वारा दी गई पॉकेट घड़ी जोरदार कंपन के दौरान जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर डेविड सीट बेल्ट खोलता है और रेंग कर घड़ी लेने जाता है और साथ ही पास में गिरी हुई लाइफ जैकेट भी उठाने की कोशिश करता है। तभी एक भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है। वे विमान की खिड़की से साफ साफ देख सकते हैं कि बाहर विशाल महासागर है। आखिरकार विमान समुद्र में गिर जाता है और पानी सीधे विमान के केबिन में भर जाता है। जब विमान स्थिर होता है तो डेविड की जगह पर विमान टूट जाता है। वह तेजी से लाइफ जैकेट खोलता है। हालांकि वह फंस जाता है, लेकिन वह विमान में अकेला जीवित बचा व्यक्ति होता है। फंसा हुआ हिस्सा टूटने के बाद डेविड पानी की सतह पर आता है। वह लाइफ राफ्ट पर लेटा हुआ विमान को फटते हुए देखता है। फिर से समुद्र में गिरे डेविड तेजी से तैरकर सतह पर आता है और लाइफ राफ्ट पर चढ़ जाता है। इस बार वह लाइफ राफ्ट की रस्सी को कसकर पकड़ लेता है और लहरों को खुद से टकराने देता है। विशाल महासागर में जीवन बहुत छोटा लगता है। आखिरकार लहरें डेविड को एक छोटे से द्वीप पर ले आती हैं। एक रात गुजरने के बाद बेहोश डेविड लाइफ राफ्ट पर जागता है। उसे धीरे धीरे लाइफ राफ्ट से उतरना पड़ता है क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज्यादा पानी भर गया है। पेजर भी पूरा पानी से भरा हुआ है। चक केली द्वारा दी गई घड़ी को फिर से निकालता है और हिलाता है। उठने के बाद वह समुद्र तट पर 2 कुरियर बक्से उठाता है और जोर से चिल्लाता है कि क्या कोई है। वह सफेद रेत पर अपने पैरों से हेल्प लिखता है, उम्मीद करता है कि बचाव दल उसे ढूंढ लेगा। वह अपनी मंगेतर की तस्वीर को देखता है और कितनी उम्मीद करता है कि वह अब उसके साथ क्रिसमस मना रही होगी। 1 महीने का काम जो उसने पहले से प्लान किया था अब पूरी तरह रुक गया है। रात में द्वीप से आने वाली अजीब आवाजें डेविड को सोने नहीं देती। अगले दिन उसकी हेल्प की लिखावट भी समुद्र धो देता है। डेविड काले पेड़ के तनों को ढूंढकर हेल्प के रूप में रखता है और समुद्र तट पर बहकर आए कुरियर को उठाना जारी रखता है। उसे फिर से द्वीप से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लहरों के साथ कई कुरियर किनारे पर आ चुके हैं। वह उन्हें नहीं खोलता बल्कि एक एक करके किनारे पर रखता जाता है। 2 दिनों से खाना न खाए डेविड कुछ नारियल इकट्ठा करता है, लेकिन इन जंगली नारियल का छिलका पत्थर जितना ही सख्त होता है, यहाँ तक कि पत्थर भी इनका मुकाबला नहीं कर पाते। पत्थर कई टुकड़ों में टूट जाता है, जिनमें से एक आदिम समाज के पत्थर जैसा दिखता है। फिर वह उस पत्थर के औजार से नारियल के छिलके को रगड़कर और घिसकर खोलता है और आखिरकार नारियल को आधा
आधा तोड़कर बची हुई कुछ बूंदें नारियल पानी की पी लेता है। इसके बाद डेविड सीख लेता है। वह एक नुकीला पत्थर ढूंढता है और नारियल में एक छेद कर देता है। इस बार वह एक घूंट नारियल पानी पीता है और बहुत तरोताजा महसूस करता है। खाने का इंतजाम करने के बाद डेविड द्वीप का मुआयना करना शुरू कर देता है। उसे एक गुफा मिलती है जो रहने लायक लगती है। फिर वह पूरे द्वीप का चक्कर लगाता है और सबसे ऊंची चोटी को देखता है। डेविड का पैर समुद्र के कोरल से कट जाता है और खून बहना बंद नहीं होता, इसलिए वह अपने पैरों को कपड़े से लपेट लेता है। डेविड लगातार कोशिश करता है और आखिरकार सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है। यहाँ से वह द्वीप के चारों ओर सब कुछ और विशाल अथाह महासागर देख सकता है। उसका इमरजेंसी सिग्नल साफ दिखता है। अचानक वह समुद्र में एक तैरते हुए व्यक्ति को देखता है। डेविड तेजी से पहाड़ से नीचे दौड़ता है और पानी की तरफ भागता है। यह उसके एक साथी का शव है जिसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका है। वह शव को किनारे पर खींचता है। निर्जन द्वीप पर होने के कारण उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। वह साथी के जूते उतारकर अपने बड़े पैरों से तुलना करता है। उसके शरीर से वाटरप्रूफ टॉर्च और पहचान पत्र निकालता है। तब उसे पता चलता है कि यह साथी कौन था। आखिरकार वह उसे वहीं दफना देता है और पत्थर को कब्र का निशान बनाकर उस पर मरे हुए साथी का नाम और जन्म मृत्यु का समय लिखता है। क्योंकि साथी के जूते बहुत छोटे थे, डेविड उन्हें सैंडल में बदल देता है। गुफा में डेविड हर रात अपनी मंगेतर की तस्वीर देखकर ही सो पाता है। एक दिन उसे पत्तों पर ताजा पानी मिलता है और वह नुकीली टहनी से समुद्र में मछली पकड़ना शुरू कर देता है। रात में समुद्र किनारे पेशाब करने के बाद अचानक दूर से एक रोशनी दिखाई देती है जो डेविड के दिल में उम्मीद जगाती है। यह शायद कोई मछली पकड़ने वाली नाव है। डेविड लगातार टॉर्च हिलाता है। धीरे धीरे सुबह होने लगती है और इतनी छोटी रोशनी का दूसरे को दिखना बहुत मुश्किल है, इसलिए डेविड उम्मीद से भर जाता है। अपना सामान तैयार करता है और दूर दिख रही इंसान की रोशनी को देखते हुए अपनी इकलौती लाइफ राफ्ट को उस रोशनी की ओर ले जाता है। निर्जन द्वीप पर महीनों फंसे रहने के बाद इस दिन डेविड को आखिरकार उम्मीद दिखती है। वह अपनी इन्फ्लेटेबल राफ्ट को उस चमकदार रोशनी की ओर तेजी से चलाता है, लेकिन डेविड के नाव चलाने की रफ्तार विशाल समुद्री लहरों से बहुत कम होती है। वह जितनी दूर जाता है, लहरें उसे उतनी ही दूर वापस धकेल देती हैं। जब कई मीटर ऊंची लहर आती है तो जीने की इच्छा डेविड को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है, लेकिन विशाल लहर उसे जोर से मारकर समुद्र के तल में धकेल देती है। लाइफ राफ्ट कोरल से टकराकर पंक्चर हो जाती है और डेविड की जांघ भी कोरल से टकराती है। आसपास का पानी धीरे धीरे लाल हो जाता है। डेविड लाइफ राफ्ट को वापस किनारे पर लाता है। वह कपड़े से अपनी जांघ को कसकर लपेट लेता है। इसके बाद द्वीप पर भयंकर तूफान और बारिश आती है। ठंडे मौसम में डेविड अपनी जख्मी टांग को घसीटते हुए उस गुफा में जाता है। बाहर आंधी तूफान चल रहा है और गुफा के अंदर थोड़ी गर्मी महसूस होती है। डेविड को अचानक गुफा में एक पानी का गड्ढा दिखता है। बारिश का पानी चट्टान की दीवारों से बहकर यहाँ इकट्ठा हो गया है। कुछ घूंट बारिश का पानी पीने के बाद वह बेहोश हो जाता है। जागने के बाद डेविड आखिरकार अपनी पेशेवर ईमानदारी को तोड़ना शुरू कर देता है। वह ग्राहकों के कुरियर खोलना शुरू कर देता है। अंदर दादा द्वारा पोते को लिखी गई चिट्ठियाँ, एक कुरियर में एक वॉलीबॉल, फिर एक जोड़ी आइस स्केट और एक महिला की तेंदुए के प्रिंट वाली लंबी ड्रेस निकलती है जिसके साथ काले लेस का बॉर्डर भी है। उसने जो भी खोला वह सब छोटी छोटी चीजें थी। जब वह पंखों के पैटर्न वाला आखिरी कुरियर खोलने वाला होता है तो डेविड हिचकिचाता है। वह अभी भी की बाहरी दुनिया से थोड़ी उम्मीद रखता है, इसलिए वह इस कुरियर को छोड़ देता है। उम्मीद करता है कि जब वह यहाँ से निकलेगा तो इसे उसके मालिक तक पहुँचा देगा। आइस स्केट के दोनों ब्लेड बहुत काम आते हैं। पाषाण युग अचानक लौह युग में बदल जाता है। वह ब्लेड से पतलून के पैर काट सकता है और जूतों के फीतों से उन्हें अपनी झकमी जांघ पर बांध सकता है। पंक्चर हुई लाइफ राफ्ट एक टेंट बन जाती है और गत्ते बेडशीट बन जाते हैं। हर चीज का अपना रोल है। अब नारियल काटना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वह महिला की लंबी ड्रेस के लेस के बॉर्डर से मछली पकड़ने का जाल बनाता है। इस दिन आखिरकार डेविड ताजा मछली खा पाता है, लेकिन इतनी भूख लगने पर भी कच्ची मछली का स्वाद कुछ खास नहीं होता। अचानक वह समुद्र तट पर एक केकड़े को अकड़कर चलते हुए देखता है, इसलिए डेविड एक लंबा भाला बनाता है और केकड़े को मारना शुरू कर देता है ताकि वह केकड़े के पंजे में मौजूद मलाई खा सके। लेकिन यह उस केकड़े से बिल्कुल अलग होता है जिसे वह सामान्य रूप से खाता था और चिपचिपा होता है। लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश में डेविड लगभग आधे दिन तक रगड़ता है। फिर वह कुछ कागज के टुकड़े रखता है और अंधेरा होने तक रगड़ता रहता है। अगली सुबह डेविड सूखी पत्तियां रखता है। इस बार वह देखता है कि उसके दोनों हाथ छिल गए, इसलिए उसे जंगली नारियल का गूदा ही खाना पड़ता है। वह नारियल के छिलके पर मौजूद सूखे रोएं देखता है और एक अलग तरीका अपनाता है जिसे सरल लियोपार्ड फायर मेकिंग विधि कहा जाता है। खांचे के आगे नारियल के रोएं रखे जाते हैं और फिर लकड़ी के डंडे से आगे धकेला जाता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लकड़ी का डंडा टूट जाता है और डेविड का दाहिना हाथ घायल हो जाता है। उसकी हथेली से खून बहने लगता है। गुस्से में पागल हुआ डेविड लकड़ी के डंडे को पेड़ के ठूंठ पर फेंक देता है और लकड़ी रगड़ने के खांचे को पैर से मार देता है और जमीन पर पड़ा वॉलीबॉल दूर फेंक देता है। फिर समुद्र की ओर चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालता है। डेविड इस जगह से तंग आ चुका है, लेकिन वह क्या कर सकता है। जख्म पर पट्टी बांधने के बाद वह फिर से
लकड़ी रगड़ने का खांचा उठाता है और आग जलाने के लिए रगड़ना जारी रखता है। वह उस वॉलीबॉल को उठाता है जिस पर उसके खून से सने दाहिने हाथ के निशान थे। अपनी झकमी जांघ पर लिपटे तेंदुए के प्रिंट वाले कपड़े को चाटता है और हथेली के निशान पर नाक, आंखें और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाता है। इस दिन उसे एक दोस्त मिल जाता है। उसका नाम विल्सन है। दोस्त के साथ होने पर डेविड बात करते हुए आग जलाने के लिए लकड़ी रगड़ना शुरू कर देता है। अचानक वह बाल बच जाता है। डेविड को गुस्सा निकालने के लिए एक झरिया भी मिल जाता है और वह आग जलाने के लिए रगड़ना जारी रखता है। पता नहीं कितना और समय गुजर गया। इस बार डेविड कामयाब हो जाता है। वह समुद्र तट पर आग जलाता है और आग के पास खुशी से नाचता है। रात में डेविड भुना हुआ केकड़ा खाता है। यह पहली स्वादिष्ट चीज है जो डेविड ने निर्जन द्वीप पर खाई है। वह नारियल खाकर थक चुका था। जब वह बोर होता तो विल्सन को विमान दुर्घटना के बारे में बताता और बताता कि बचाव दल शायद कहां खोजेगा और उन्हें ढूंढ पाना लगभग असंभव है। दिन गुजरते गए। हालांकि डेविड अब ज्यादा मजबूत लग रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पुरानी समस्या फिर से शुरू हो गई, जो उसका दांत का दर्द था। अपने अच्छे दोस्त विल्सन के साथ वह सबसे पुराने तरीके से अपने दांत को तोड़ देता है। अब उसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है। थोड़े समय के दर्द के बाद दांत का दर्द चला जाता है। देखते ही देखते 4 साल गुजर जाते हैं। डेविड कमजोर हो गया है, लेकिन उसका शरीर मजबूत है। उसकी मंगेतर ही उसकी इकलौती मानसिक शक्ति है। वह जमीन पर पड़ती सूरज की परछाई से महीनों का फर्क पहचानता है। गुफा में वह अक्सर खाना जमा करता है। उसका पुराना दोस्त विल्सन अब बेजान है, लेकिन उसके बाल बढ़ गए हैं। चक अक्सर उस पर गुस्सा करता है। इस दिन द्वीप पर एक नया दोस्त आता है, जो शायद विमान का एक मलबा है। वह इस चीज को समुद्र तट पर खड़ा कर देता है और अपने दोस्त के साथ इसे देखता है, जो उसे किसी चीज जैसा लगता है। यह एक पाल जैसा लगता है। डेविड विल्सन से सलाह लेने के बाद दर्जनों पेड़ के तने काटता है और ज्यादा रस्सियां बनाने की जरूरत होती है। अब मार्च अप्रैल में तूफान आने में लगभग 1.5 महीना बचा है। उस समय वह बड़ी लहरों का सहारा लेकर यहाँ से निकल सकता है। डेविड को हर दिन लगातार मजबूत रस्सियां बनानी होंगी। समय कम है, ज्यादा समय नहीं बचा है। डेविड पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है और उस रस्सी को उतारता है जिसका इस्तेमाल उसने कभी आत्महत्या करने के लिए सोचा था। लेकिन जब वह रस्सी को टेस्ट करता है तो पेड़ की डाली को रस्सी ने तोड़ दिया। रात में वह विल्सन से कहता है, कुछ भी हो, मैं समुद्र में अपनी किस्मत आजमाना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं इस घटिया द्वीप पर इंतजार करके मर जाऊं। मैं अपनी बाकी जिंदगी एक वॉलीबॉल से बात करते हुए नहीं गुजारूंगा। गुस्से में चक विल्सन को गुफा से बाहर फेंक देता है। नाव तैयार है। अब या तो कामयाबी मिलेगी या नाकामी। वह अपनी मंगेतर द्वारा दी गई पॉकेट घड़ी और बिना खोला गया कुरियर लेकर मार्च अप्रैल के आसपास एक तेज हवा वाले दिन यहाँ से जाने की तैयारी करता है और विल्सन भी उसके साथ है। वह नाव चलाता है और विल्सन बस बैठता है। वह नाव चलाकर लहरों और विशाल लहरों को पार करता है। वे पहले द्वीप के पास की बड़ी लहरों को पार करते हैं। दूर से द्वीप को देखकर उसे थोड़ी उदासी होती है। डेविड पाल लगाता है और सफर शुरू करता है। भूख लगने पर नारियल खाता है, प्यास लगने पर नारियल पानी पीता है। खाना काफी है। कभी कभी एक व्हेल उनके पास से गुजरती है और उस पल पूरा समुद्र शांत हो जाता है। अब जब भी तेज हवा या बड़ी लहरें नहीं होती, डेविड मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जा सकता है और स्वादिष्ट भोजन कर सकता है। बेशक तूफान और बड़ी लहरें भी आती हैं। वह कसकर नाव को पकड़ लेता है और विल्सन को कसकर गले लगा लेता है। दिन गुजरते जाते हैं। नाव टूटने वाली है और विल्सन बहुत दूर तैर जाता है। डेविड उसे बचाना चाहता है, लेकिन विल्सन और दूर तैरता जाता है। अब वह कुछ नहीं कर सकता। वह दोस्त जो 4 साल तक उसका साथ दिया था, उसे छोड़कर चला जाता है। फिर से अकेला हुआ डेविड नाव पर सो जाता है। अचानक एक मालवाहक जहाज उसके पास से गुजरता है। मेहनत रंग लाई। पूरे 4 साल निर्जन द्वीप पर रहने के बाद अपनी हिम्मत, सोच और मानसिक सहारे की वजह से इस दिन वह बचा लिया जाता है। 4 हफ्ते और गुजर जाते हैं। डेविड मेम्फिस जाने वाले विमान में सवार होता है। वह अब सबसे ज्यादा अपनी मानसिक शक्ति केली से मिलना चाहता है। 4 साल पहले हुए विमान हादसे में कुरियर कंपनी ने 5 कर्मचारियों को खो दिया था, लेकिन आज एक चमत्कार हुआ है। उनमें से एक कर्मचारी घर लौट आया है। डेविड एक व्यक्ति से मिलता है जो 5 साल पहले उसके दांत का डॉक्टर था और अब वह केली का पति है। 4 साल का समय बहुत लंबा होता है। सबको लगा था कि डेविड मर चुका है। केली के परिवार को माफ किया जा सकता है, लेकिन केली को नहीं पता होगा कि ये साल डेविड के लिए जिंदा रहने का मानसिक सहारा थे। उसे अब बिस्तर पर सोने की आदत नहीं रही है। डेविड जमीन पर सोता है और अभी भी केली को देखकर सोता है। रात में जोरदार बारिश होती है और डेविड खुद को रोक नहीं पाता और केली के घर के दरवाजे तक आता है। केली टैक्सी देखने के बाद दरवाजे पर आती है और अपने पूर्व मंगेतर को कसकर गले लगा लेती है। उसने डेविड से प्यार किया था, लेकिन 4 साल पहले डेविड हादसे में मारा गया था और अब उसका अपना परिवार है, बच्चे हैं और एक खुशहाल जिंदगी है। डेविड उससे एक काम के लिए मिलने आया है। वह केली को उसकी दी हुई पॉकेट घड़ी वापस करना चाहता है। यह एक पुश्तैनी चीज है और वह चाहता है कि केली इसे आगे बढ़ाए और केली भी हमेशा विमान दुर्घटना के कारणों को इकट्ठा करती रही है। इसके बाद केली चक को गैराज में ले जाती है। यह उनकी दोस्ती के समय की अच्छी दोस्त है। डेविड गाड़ी चलाकर चला
चला जाता है। केली अब खुद को रोक नहीं पाती। वह डेविड से प्यार करती है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि डेविड उससे कहीं ज्यादा प्यार करता है। 4 साल से ज्यादा समय की हर रात वह केली को देखकर सोता था। केली के बाहर भागने के बाद दोनों आखिरकार गले मिलते हैं। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन किस्मत ने उन्हें साथ न रहने दिया। केली का अपना परिवार है और बच्चे हैं। एक धूप भरी सुबह डेविड अपनी एसयूवी को घास के मैदानों में दौड़ाता है। उसने विल्सन जैसा ही वॉलीबॉल खरीदा और उसे अपनी सेंटर कंसोल पर रखा। वह उस कुरियर के ऑनर बेटिना रैंच को ढूंढता है। यहाँ एक छोटी सी बात है, रैंच के गेट पर सिर्फ बेटिना का ही नाम लिखा है। वीडियो की शुरुआत में वापस चलते हैं। इस जगह का नाम डिक बेटिना रैंच है। एक कुरियर यहाँ से कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए दूर देश में रहने वाले काउबॉय डिक तक पहुँचाया गया था। उस समय डिक ने अपनी पत्नी को धोखा दिया था, इसलिए अब बेटिना रैंच की मालकिन अकेली है। डेविड बेटिना के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन देखता है कि घर में कोई नहीं है, इसलिए वह कुरियर पर एक नोट लिखता है, इस पैकेट ने मेरी जान बचाई, धन्यवाद डेविड नोलैंड। मेम्फिस लौटते समय जब वह उस चौराहे से गुजरता है तो वह आने का रास्ता भूल जाता है। तभी एक खूबसूरत महिला एक पिकअप ट्रक में आती है। वह बेटिना रैंच की मालकिन बेटिना है। लड़का अविवाहित है और लड़की अकेली है, इसलिए आगे असीमित संभावनाएं हैं। एक अनुभवी घुमक्कड़ है और दूसरी के पास अपना घास का मैदान है। आखिरकार डेविड चौराहे के केंद्र में खड़ा है और उसके भविष्य के लिए कई विकल्प हैं। क्या आपको वीडियो की शुरुआत में वह समय की कद्र करने वाला, काम का जुनून रखने वाला शख्स याद है? उम्मीद है कि व्यस्त लोग आराम करने, परिवार के साथ समय बिताने और खुद को तनाव मुक्त करने के लिए समय निकाल पाएंगे। और उम्मीद है कि फुर्सत में रहने वाले लोग समय की कद्र करेंगे और जिंदगी के लिए संघर्ष करेंगे। डेविड ने 4 साल निर्जन द्वीप पर बिताए और वह अभी भी समय को रिकॉर्ड करने के पुराने तरीके का इस्तेमाल करता है। वह अभी भी समय को अहमियत देने के लिए खुद पर दबाव डालता है। वह अपने लिए काम की योजनाएं बनाता है और यही वजह है कि उसने समय पर नाव बना ली और आखिरकार समुद्र से भाग निकला। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और न्यू वीडियो किस मूवी पे चाहिए कमेंट में बताओ।